गांव सरकार की 140वीं कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। इसके जो और इसमें गांव के लूट का वह है 6वां कड़ी। लगातार आप गांव के लूट की मैं एक बाद एक आपको बता रहा हूँ किस तरह गांव की लूट हो रही है। अभी तक मैंने आपको जो गांव की लूट के बारे में बताया था वो सरकारी योजनाओं से किस तरह से गांव की लूट हो रही है और कौन कर रहा है। उन सरकारी योजनाओं के माध्यम से अफसर और नेता गांव को लूट रहे हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह युवाओं की योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, वृद्धों के लिए, विधवाओं की योजनाएं, विकलांगों के लिए योजनाएं हैं, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए योजनाएं हैं, पिछड़े वर्ग के लिए योजनाएं हैं, अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं हैं। इन तमाम योजनाओं के माध्यम से किस तरह से सरकार के अफसर और नेता किस तरह से गांव को लूट रहे हैं, ये मैं बता चुका हूँ 5 कड़ियों। और आपको ये एक बार बताना पहले भी बताया था, फिर एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि करीब करीब भारत सरकार की तो हर राज्यों की अपनी अलग अलग योजना है। वो करीब करीब 700 योजनाएं हैं भारत सरकार की जो इन लोगों के लिए लागू हैं। 700 योजनाएं कल्पना करिए। तो और उन योजनाओं के लाभ कितना आपको मिल रहा है ये बार बार मैं पूछता हूँ। तो ये समझ लीजिए कि किस तरह, और जब नहीं मिल रहा है तो मेरा सीधा सवाल होता है कि आपका लूटा जा रहा है, आपके नाम पर आपको लूटा जा रहा है। आज आप तो ये सरकारी योजनाएं बताएं। अब मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ आपको सहकारी समितियों के द्वारा कैसे आप लूटे जा रहे हैं। ये बिल्कुल एक आपके कल्पना में भी नहीं आया होगा कि सहकारी समितियाँ से हम कैसे लूटे जा रहे हैं। उसका कारण है, एक तो आप जानते ही नहीं कि सहकारी समितियाँ क्या हैं। ग्राम पंचायतों के बारे में तब भी आप जानते हैं, योजनाओं के बारे में भी थोड़ी थोड़ी आप जानते हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन सहकारी समितियाँ किस तरह से लूट रही हैं ये शायद ही आपको किसी को आपके गांव में शहर में जो नौकरी धंधे में लगे हैं, जो इस विभाग में लगे वो तो जानते ही होंगे, लेकिन शायद ही 1-2 आदमी को छोड़ के इन सहकारी समितियों के बारे में जानते होंगे। और दूसरी बात यह है कि इन सहकारी समितियों द्वारा कैसे आपको लूटा जा रहा है ये तो मैं समझता ही नहीं हूँ कि कैसे उनके समझ में आएगा कि सहकारी समितियाँ कैसे काम कर रही हैं, किस तरह से गाँव के लोगों को लूट रही हैं। तो देखिए, हम इसलिए बताना चाहते हैं सहकारी समितियों का, हम हर चीज़ तो बताएंगे। हमारा जो उद्देश्य है कि गाँव के लूट का मेरा जब बताएंगे तो हर चीज़ मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ जिससे गांव के लोग लूटे जा रहे हैं। कुछ बातें उनको मालूम है लेकिन उसकी प्रक्रिया नहीं मालूम है, इसलिए लूटे जा रहे हैं। कुछ चीज़ों के बारे में उनको बिल्कुल ही नहीं पता है और उस तरह वो लूटे जा रहे हैं पूरी तरह से। तो मैं एक करके हर चीज़ बताऊँगा कि कौन कौन चीज़ें हैं जो कि आपको लूट रही हैं और आपको पता नहीं है गाँव के लोगों को। तो इसलिए सहकारी समितियों के बारे में मोटा मोटा बताऊँगा। इतना वो तो एक कानूनी है, वो कानून जो उसका वो अलग चीज़ है। मैं मोटे रूप से इसको बताऊंगा। जैसे आपकी ग्राम पंचायतें हैं ना, कि ग्राम पंचायतें बनी है कि गांव के विकास के लिए, उसी तरह सहकारी समितियां भी बनी हैं आपके विकास के लिए, गांव के लोगों के विकास के लिए और लोगों के विकास के लिए। लेकिन सहकारी समितियां भी आप ही के विकास के लिए बनी है। लेकिन गाँव के, चूँकि आप गाँव पंचायत जानते हैं, गाँव पंचायत के बारे में चर्चा होती जानते हैं, लेकिन सहकारी समितियां ऐसी हैं जो गुप्त रूप से काम करती रहती हैं। उनके बारे में आप रुचि नहीं लेते और वो आपको खूब लूट रही हैं, और इतनी लूट रही हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह से आपको लूट रही है। तो ये है सहकारी समिति। अब आप देखिए, थोड़ा सा आप जान लीजिए कि सहकारी समिति क्या है और सरकार क्या है। सरकार की जो योजनाएं, सरकार का मतलब ये है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, नागरिक, उनके लिए योजनाएं बनाती है। ये सरकार का उद्देश्य है। सरकार कोई भी ज़रूरतमंद हो, अपने ज़रूरतमंद लोगों को गांव में, शहर में, जहाँ भी ज़रूरतमंद हो, उनके लिए तमाम योजनाएं बनाती है ताकि वो अपना उनका विकास हो सके। उसी तरह से सहकारी समितियाँ नहीं हैं। सहकारी समितियाँ सबके लिए नहीं योजना बनाती है। सहकारी माने सहकार माने साथ साथ, और कार माने साथ साथ काम करके अपना विकास करें। मतलब साथ काम करके लोग अपना विकास करें, ये है सहकारी। तो अर्थ इसका ये हुआ। लेकिन सहकारी समिति को ऐसे समझिए जैसे सरकार जरूरतमंद लोगों के लिए योजना बनाती है, उसी तरह सहकारी समितियां जो हैं, ये जो लोग इसमें रुचि रखते हैं स्वेच्छा से अपना संगठन बनाते हैं और अपने विकास के लिए काम करते हैं।
मतलब जो लोग इसके सदस्य बनते हैं वो सदस्य के रूप में काम अपने सदस्यों के लिए काम करके अपना विकास करते हैं। तो वो सबके लिए है जिसको कि ज़रूरतमंद है सरकार की नज़र में। और ये क्या है, सहकारी समितियाँ जो ज़रूरतमंद हैं लेकिन वो लोग आपस में समझते हैं कि हम लोग अपना मिलकर अपना स्वयं विकास करें, वो सहकारी समितियाँ ये ऐसे समझ लीजिए। तो अब और आप हर गांव में कई 2, 4, 5 सहकारी समितियां काम करें। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी समितियां हैं, क्या उनके स्वरूप हैं, क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन ये मोटी मोटी आप जान लीजिए, मतलब आपके गांव में जो ग्राम पंचायत है वो तो एक संस्था है, वो पूरे गांव के विकास के लिए संस्था है ग्राम पंचायत का। देखिए जैसे ग्राम पंचायत है ना, उसी तरह से मिलती जुलती ये भी सहकारी समितियाँ हैं। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देकर हम समझाएंगे। जैसे ग्राम पंचायत में क्या है, पूरे गांव के लोग जितने वोटर हैं वो लोग एक अपना प्रधान चुनते हैं और फिर वो सदस्य चुनते हैं जो कि उनका एक प्रबंधन समिति कहिए ग्राम पंचायत की। और वो उसके बाद वो गांव के लिए वो लोग अपना नियम वगैरह सब बनाते हैं और गाँव के लिए काम। उसी तरह ग्राम समिति पर ये जो सहकारी समितियां हैं, अब जैसे गांव में इसमें यह है कि 10 लोग, कम से कम 10 लोग मिल के अपने विकास के लिए कोई भी एक योजना बनाएं और उसको उसके प्रबंध समिति से चुने। जितने सदस्य अपने मिलते हैं, मान लीजिए 10 है तो 10 में चुनेंगे, 100 हो गए तो 100 में मिलेंगे, उसमें अध्यक्ष चुनेंगे, उपाध्यक्ष चुनेंगे और जैसे समिति के सदस्य प्रबंध समिति में भी चुनते हैं और वो प्रबंध समिति उनके भले के लिए कार्य करती है। उसमें उनकी पूंजी लगती है और उसी तरह सरकार मदद करती है। तो जैसे ग्राम पंचायतों में भी है, ग्राम पंचायत को सरकार मदद करती है, पूंजी देती है और गांव अपना खुद का साधन इकट्ठा करते हैं। उसी तरह समितियों में भी खुद लोग अपना पैसा लगाते हैं, साथ साथ सरकार भी उनकी मदद करती है। उसके लिए तमाम संस्थाएं, सहकारी समितियाँ बनी हुई हैं। तो देखिए दोनों का करीब करीब एक ही जैसा है। अब ये जो सहकारी समितियां का जो वैधानिक व्यवस्था है इसमें भी है, वो संविधान के में गांव पंचायतें की जो व्यवस्था आई थी वो 1973 में संशोधन द्वारा 1992 में लागू हुई। और सहकारी समितियां ये भी अब संविधान के अंग बन चुकी हैं और इनको 97वें संशोधन के द्वारा 2011 में लागू किया गया। तो वो भी एक संवैधानिक व्यवस्था है और ये भी एक सहकारी समितियां भी एक संवैधानिक व्यवस्था है। इसको आप स्पष्ट करिए। मैं मोटे मोटे बता रहा हूँ, बहुत गहराई में आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत सरल ढंग से, ताकि आप मोटी मोटी बात सुन। हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल विषय है क्योंकि आपने इसके बारे में सुना ही नहीं है कि किस तरह आपके जीवन से किस तरह प्रभावित करती है। आपने इसकी चर्चा नहीं, किस तरह से आपके जीवन को ये विकास में सहायक बन सकती हैं, आप ज़्यादा इस पर ध्यान देते नहीं हैं। तो इसलिए आपके लिए अभी बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन मुझे मेरा बताना जरूरी है कि ये बहुत ज़्यादा आपके जीवन के लोगों को प्रभावित कर रही है। लेकिन इसलिए आपको नहीं फायदा मिल रहा है क्योंकि आप लूटे जा रहे हैं इन योजनाओं के बारे में। अब ये सहकारी समितियाँ तो जैसे मैंने कहा 11 में लागू संवैधानिक व्यवस्था है, यानी कि संविधान का जो भी व्यवस्था बन जाती है फिर उसको कोई हटा नहीं सकता, उस व्यवस्था को लागू करना ही करना है, उससे कोई भाग नहीं। जिस तरह से ग्राम पंचायतों को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश या सभी राज्य सरकारों ने पंचायती राज बना दिया, अधिनियम बनाया जाते हैं आप उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है। उसी तरह ये सहकारी समितियों को भी बनाने के लिए ये हर राज्यों ने अपने अपने कानून पास कर दिए। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम यहाँ उसी तरह से हर राज्यों ने भी अपना बना दिया। सभी राज्यों में इनके अपने मंत्रालय हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मान लिया है तो सब राज्यों ने एक सहकारिता मंत्रालय बना रखा है और उसी तरह केंद्र ने भी एक सहकारिता मंत्रालय बना रखा है ताकि जो सहकारी समितियों का कार्यक्रम है उसको इसके माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से इसको संचालित किया जाए। और आप जानते हैं मंत्रालय है तो उनके अधिकारी भी हैं भारी संख्या में और जिले जिले में और कमिश्नरी लेवल पे हर जगह इनकी अधिकारी भी कार्यरत हैं। ये तो जैसे ग्राम पंचायत विभाग के सारे अधिकारी हर स्तर पर कायम है, उसी तरह से जैसे आप नहीं करते एडीओ पंचायत एडीओ तो पंचायत सचिव, उसी तरह से इस सहकारिता में भी है। इस सहकारिता में ग्राम लेवल पर सहकारिता सचिव और सहकारिता एडीओ, इस तरह से तमाम हम ग्रामीण स्तर बता रहे हैं कि इनके भी विभाग उसी तरह से फैले हुए हैं। अब तो एक प्रारूप देखिए दोनों एक है, बस अंतर यह है कि वो सबके लिए है जो ग्राम पंचायत,
पूरे गांव के लिए, और ये जो है जो लोग इसके सदस्य बनते हैं उनके लिए। देखिए हर गांव में काफ़ी सदस्य बनाए जाते हैं इन विभागों सहकारिता के जितने भी समितियां हैं, काफ़ी लोग सदस्य बना के उनको लाभ पहुंचाते हैं। अब आपको बताऊं कि ये हमने स्वरूप बता दिया सिर्फ आपको समझने के लिए। अब कितने प्रकार की सहकारी समितियां मदद करती हैं बन के आपका, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि ये आपके अभी आपके ध्यान, मैं बार बार उसको दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में आप बिल्कुल अनभिज्ञ जैसे हैं, और बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं कि इस तरह से सहकारी समितियां गांव के विकास में क्या भूमिका अदा कर सकती हैं, और गांव सहकारी समितियां अगर भूमिका अदा कर रही हैं तो कैसे गांव को लूट रही हैं, इस पर न कभी चर्चा होती है न कोई जानता है। लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कितना बड़ा मकर जाल सहकारी समितियों ने फैलाकर आपको लूट रहे हैं, और इतना ज़्यादा लूट रहे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब देखिए कितने प्रकार के हैं सहकारी समितियां जो 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 काम कर सकती हैं। पहला सहकारी समिति है कि उपभोक्ता सहकारी समिति। उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर का मतलब है कि अगर कोई आप सामान खरीदते होते हैं तो वो सस्ते दाम पर आपको मिले, अगर उसके सहकारी समिति के सदस्य हैं तो एक तो आप जान लीजिए कि उपभोक्ता सस्ते दामों पर मिलने के लिए। दूसरा उत्पादन सहकारी समिति है। उत्पादन सहकारी समिति मतलब अगर कोई आप चीज़ पैदा करते हैं तो वो आपको सही मूल्य पर बिके, इसके लिए भी एक सहकारी समितियाँ बनी हुई हैं। तीसरा है विपणन सहकारी समिति। विपणन मार्केटिंग मतलब आपका मार्केटिंग किस तरह से, मतलब सामान ठीक दामों पर मिले और ठीक दाम आपके सामान का सही मिले, इसलिए भी आपने सहकारी समितियों का बनी हुई है बहुत सारी। फिर किसानों को सहकारी समिति, किसानों को सहकारी समिति में किसान के लोग, तमाम किसानों के जो बीज हैं, खाद हैं, उनको ऋण है, वो उसके लिए उनके किसानों के लिए सहकारी समिति में जाते हैं कि उनको मिलता है। इसके लिए तो आप जानते हैं कि खाद और बीज के लिए तो करीब करीब पूरा गांव का गांव इस ऐसी समितियों से जुड़ा हुआ है। फिर वो आप क्रेडिट सहकारी समिति, ऋण देने के लिए अलग सहकारी समिति जो केवल ऋण ही देने का काम करती है। हालांकि ऋण के अलावा भी छोटे मोटे काम करती है, लेकिन वो सिर्फ ऋण देने, किसी को आपको जरूरतमंद है उसके सदस्य हैं तो आपस में ऋण लेते हैं। और फिर एक आवास समिति है कि आप लोग ये जो उसके सदस्य हैं उन लोगों के लिए पैसा देते हैं, वो अपना ज़मीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, मकान उनका अलॉट होता है। तो ये करीब करीब 6 प्रकार के कैटेगरी है। कैटेगरी मतलब 6 प्रकार के नेचर के ये सहकारी समितियाँ हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन हम उतना विस्तार से अभी आपको नहीं बताएंगे। अब ये सहकारी समितियाँ इतने प्रकार की हैं लोगों को मदद करने के लिए, मतलब लोगों को ऐसी मदद करने की ताकि वो स्वेच्छा से संगठन बना के अपना खूब विकास कर सकें जितना चाहें, उसमें राज्य का और सरकार का हस्तक्षेप न हो, स्वतंत्र रूप से अपना वो विकास करें। लेकिन ऐसा क्या है, ये इसी को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में इस समय कौन कौन से मुख्य सहकारी समितियां हैं जो कि गांव-गांव तक लोगों की मदद करने में लगी हुई हैं, कहने के लिए मदद करने में लगी हुई। पहला तो एक समझ लीजिए आवास समिति है, फिर है मत्स्य समिति मछली वाला, फिर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण का समितियाँ ये है सहकारी समितियाँ, फिर खादी तथा ग्राम उद्योग की सहकारी समितियाँ हैं, फिर दुग्ध की सहकारी समितियाँ हैं, रेशम और उद्योग की सहकारी समितियाँ हैं, फिर जिला सहकारी विकास बैंक है समितियाँ, फिर जिला सहकारी विकास बैंक है एक, उसके बाद तमाम गन्ना समितियाँ हैं, और राज्य निर्माण सहकारी संघ है, निर्माण के काम में इस तरह के लगी हुई हैं, और भी बहुत समितियाँ मैंने मुख्य मुख्य समितियों को बता दिया। अब ये जो समितियाँ हैं आपने समझ लिया ना कि कैटेगरी बता दिया, लेकिन उसमें ये किसी न किसी कैटेगरी में ये समितियाँ जो जिनका नाम बताया, जैसे ऋण वाला है तो ऋण वाले में आ गई, उत्पादन वाले में आ गई, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। अब भारत में इसमें करीब 8 लाख ये आपके सहकारी समितियाँ काम कर रही हैं। 8 लाख, आप कल्पना करिए 8 लाख समितियाँ, और रोज हमेशा बनती रहती है। प्राइमरी लेवल मतलब प्राइमरी लेवल में कहते हैं कि समितियाँ जो नीचे बिल्कुल आपको ग्रामीण स्तर पर जो दिखाई देती हैं, उसके ऊपर तो उनके और है एपेक्स बॉडी और जिससे जहाँ के संचालित होती हैं पूरी, लेकिन ग्रामीण स्तर पर या छोटे कस्बा स्तर पर इस तरह से प्राइमरी उसको कहते हैं, प्राइमरी समितियाँ करीब
8 लाख है भारत सरकार की अपनी बना रखी हैं। और इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी इसमें 46,440 समितियाँ काम कर रही हैं। आप देखिए आपकी ग्राम पंचायतें कितनी हैं? ग्राम पंचायतें करीब 60,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं और 46,000 समितियाँ काम कर रही हैं। अब आप ये देखिए कि वो ग्राम पंचायत भी आपके लिए काम कर रही है और 46,000 समितियाँ भी काम कर रही हैं। जो काम ग्राम पंचायत करे वो तो नहीं, वो समितियाँ नहीं करें ना, समितियाँ तो अलग से आपके विकास के लिए काम करें, वो पूरे गांव के विकास के लिए काम। और इतना ही नहीं है, जो केंद्र सरकार का जो एक सहकारिता विकास निगम है, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, पिछले साल जो अभी 23 में बीता है, उसका कहना है, ये आंकड़ा कम या बेसी हो सकता है, कि 7400 करोड़ रुपया, 7400 करोड़ रुपया समझ लीजिए, उन्होंने समितियों को दिया कि भाई अपना समितियां अपना तो पैसा लगाती हैं, उत्पादन करती हैं, उससे लाभ हासिल करती हैं, लेकिन मदद के रूप में इन लोगों ने 7400 करोड़ रुपया इन समितियों को दिया। अब इतनी समितियां आपके उत्तर प्रदेश में हैं, तो वही सवाल उठता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इन समितियों से आपको कितना लाभ मिला? आप पूछिए अपने। इतनी समितियां हैं, इससे आपके जीवन में कितना विकास हुआ और क्या गांव में कितने लोग इन समितियों से, सहकारी समितियों से कितना लाभ बना? अब ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। उस संवैधानिक व्यवस्था से, जब संवैधानिक व्यवस्था कोई चीज़ होती है तो पूरी तरह से लागू होना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी से लागू होना चाहिए, ताकि उसका पूरा का पूरा लाभ मिले। जैसे मैं कहता हूँ ग्राम पंचायतों एक संवैधानिक व्यवस्था है। जब संवैधानिक व्यवस्था है तो उसका पूरा अधिकार आपको संचालित करने का मिले और उसे आपको विकसित करने का पूरा मिले। तो देखिए सरकार क्या करती है कि सरकार जो ग्राम पंचायत है उसमें तो आपको अधिकार देती नहीं, उसमें हस्तक्षेप करती है। बार बार उसके अधिकारी और नेता सब उसको हड़प लिए हैं। हर राज्यों ने बना लिया है कि अपने विभाग के रूप में काम चलाते हैं। अब मान लीजिए ये भी आप कह सकते हैं कि चलिए वहाँ तो पूरे गांव को देखना है, दूसरी व्यवस्था है। ये तो संस्था जो सहकारी समितियों वाली व्यवस्था है, ये तो पूरा का पूरा प्राइवेट व्यवस्था, इस तरह कहीं प्राइवेट व्यवस्था मतलब जो लोग उसके सदस्य बनेंगे वही उन्हीं लोगों द्वारा संचालित होना है, उन्हीं की व्यवस्था चलानी है। लेकिन फिर भी ये सहकारी समितियों में भी ये पूरी की पूरी तरह से अफसर और नेता इसमें आ गए। इसमें भी राज्य सरकारों ने अपना सहकारी समितियों में अपना दखलंदाजी कर दिया। ठीक है, आपने दखलंदाजी कर दी, तो दखलंदाजी आपने किया तो दखलंदाजी इसलिए होना चाहिए था ना कि यह सहकारी समितियां जो स्वतंत्र रूप से बनी हुई हैं ये बेईमानी न करती हैं, और जो अपने उनके सदस्य हैं, क्योंकि ये इससे बिजनेस नहीं करना है, ये सहकारी समितियों के द्वारा व्यापार करने का उद्देश्य नहीं रहता। सहकारी समितियों द्वारा ये होता है कि जो उसके सदस्य हैं उनको हम अधिक से अधिक पैसा कमा के बराबर में जो लाभ मिले उनको बांटें। तो जब अधिक से अधिक कमाएंगे तो उनका लाभ, उनको अधिक से अधिक उनको लाभ मिलेगा। इतने ही हद तक सब व्यापार है, समझिए, हम खूब कमा के और उनको अधिक से अधिक लाभ दें। व्यापार को कोई बिजनेस उनको नहीं करना है कि इनको देना नहीं है, खाली हम अपना प्रॉफिट बनाते जाएं। नहीं, अधिक से अधिक कमाएं और अधिक से अधिक इन अपने सदस्यों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं, ताकि उनका मिलकर विकास हो और सबके मिलजुल के सब लोग आगे बढ़ें। एक सहभागिता का, सहकारिता का और आपसी प्रेम भाव का पैदा होता है, एक माहौल भी बनता है उससे। अब लेकिन आप इस सहकारी समितियों क्या है कि ये जितनी सहकारी समितियाँ हैं ये वो क्या उसमें भी आ गए, उसमें भी आपने अध्यक्ष चुन दिया और उनके प्रबंध समिति चुन ली। ये लोग फिर उसी तरह से, जैसे ग्राम पंचायत में आपने प्रधान चुन दिया और सदस्य चुन दिया, लेकिन ग्राम प्रधान और सदस्य आपके वो अधिकारियों और नेताओं के अधीन उनको रख दिया उसे काम करने। ठीक उसी तरह से ये जो पूरी सहकारी समिति है, इसके ऊपर उनका अध्यक्ष के सचिव तो हैं, लेकिन इनके ऊपर अफसरों का नियंत्रण कर दिया कि बिना अफसरों के कहे हुए ये आपका ये काम नहीं होगा। हर चीज़ के लिए अफसरों के पास जाइए। और जो चुने हुए नेता हैं, अब गांव में तो एक है कि प्रधान जी को सबकी नज़रों में, इस सहकारी समितियों में क्या है कि इसमें चुने बड़े बड़े नेताओं ने इसको एक अपना राजनीति करने का ऐसा धंधा बना रखा है
और इसका प्रमाण है जितने देखिए गाँव में जितने सहकारी बैंक हैं, आप जाइए किसी सहकारी बैंक में, सारे के सारे सहकारी बैंक लूट गए, इन नेताओं ने लूट लिए। और लूट के नेताओं ने देखिए, क्योंकि अब सहकारी बैंकों के चुनाव हुआ, चुनाव में आपको पता नहीं है इसके महत्व को। सहकारी बैंक के वो चुनाव में अध्यक्ष, जिले का अध्यक्ष हो गए, फिर प्रदेश के अध्यक्ष हो गए। अब प्रदेश के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, अब ये मिल के पहले तो सहकारी बैंक में जो पैसा जमा किसान लोगों का पैसा है, सदस्यों का, उस ब्याज आया, ब्याज से उनको फ़ायदा मिला, वो इतना ज़्यादा अपना ठाट बाट, गाड़ी घोड़ा, मोटर, दफ्तर, ये सब बड़े बड़े करके सारा पैसा उसमें लगा देते हैं और दिखा देते हैं कि सारे सरकारी बैंकों में खा अपने चुनाव, अपने राजनीति करने के, चमकाने के लिए कि अपना लगे रहते हैं। तो ये पूरी की पूरी ये पैसा आपका लगाया हुआ मेहनत का पैसा इनको आप लगाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको फ़ायदा देंगे। उस फायदे के नाम पर आपका इस तरह से पैसा ही आपका जो पैसा आपको फ़ायदे में मिलना चाहिए ताकि आपकी आर्थिक स्थिति दूर हो सके, वो आपको वो पूरा का पूरा लूट लेते हैं। और हमेशा कहते हैं कि सहकारी समितियाँ काटो। तो प्रदेश की सारी सहकारी समितियाँ अगर आप पता लगाएंगे तो घाटे में चल रही हैं। तो घाटे में चल रही है तो भाई सरकारी सहमति तो इसको बनाने की जरूरत क्या, जब घाटा ही में आप ये सारी सहकारी समितियाँ चल रही हैं, घाटा नहीं चल रहा है, ये मत समझिए। आखिर में जब लोग लगे हैं, लोग ही से तो दुनिया चलेगी ना। कोई इंद्रदेव तो आएंगे नहीं, चाहे वो ऊपर से देवता तो आएंगे नहीं संगठन को चलाने के लिए। वो वही उतना पैसा में प्राइवेट लोग अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। और ये सहकारी समितियाँ कोई आज का नहीं है, ये अंग्रेजों के पहले से भी सहकारी समितियाँ चल रही हैं और आज़ादी के बाद से तो चल ही रही हैं। और अब तो संवैधानिक व्यवस्था भी हो गई, फिर भी ये सब समितियाँ जो है बेईमानी लूट लपेट में लग के और आपके सारे पैसे को खा रही हैं। तो ये जो स्वरूप बना है इसको समझने की जरूरत है। और मैं इसीलिए कहता हूँ, देखिए सारे चीज़ों का ये आप सहकारी समिति आपने बना दिया, ग्राम पंचायत, फिर गांव पंचायत बना दिया, आप गांव के लोगों के लिए आपने सहकारी समितियों तमाम बना दिया। जैसे मैंने कहा कि 60,000 समितियाँ और 46,000 समितियाँ तो उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं और भी बनते जाएंगे, संख्या घटते बढ़ते इसके बढ़ते ही जाते हैं कि कोई भी आदमी एक सहकारी समिति बना देगा। इसके लिए भी जाके वो अपना रजिस्टर कराएगा, रजिस्टर करने के बाद अपने बैंक से लोन लेगा, कुछ अपना पैसा लगाएंगे और काम शुरू हो जाएंगे, चलता ही रहेगा, तो बढ़ता ही रहेगा। फिर भी इन सहकारी समितियों से हम सिर्फ गांव की बात करें, इसको और फ़ायदा हुआ वो अलग बात है। फ़ायदा तो जिन लोगों ने किया तो आप समझ सकते कौन लोग फ़ायदा किया होंगे। आपके पैसे को लिया, उन्होंने घूस खास दिया, मंत्री को मिलाया, बैंक को मिलाया, 3 तिकड़म किया, उस पैसे से अपना मान लिया आवासीय फ्लैट बनाया, फ्लैट बना के बेचा, आधे लोगों को फ्लैट दिया, नहीं दिया, आपको फिर फंसाए हुए रखे हैं। इस तरह वो अपनी कमाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर गांव स्तर की जब हम बात कर रहे हैं तो गांव स्तर में अगर गांव सरकार रहती, इस एक एक चीज़ पर नियंत्रण रखती। सहकारी समिति अगर गांव में सक्रिय है, आपके पास जैसे मत्स्य समिति, अगर मत्स्य समिति गांव में सक्रिय है तो आपको देखना है, गांव सरकार देखती है कि मत्स्य समिति में कौन कौन सदस्य हैं, कितना इनका पैसा गया, कितना इनको लाभ मिला, और नहीं लाभ मिला तो उनको सवाल करने का, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, जो समितियाँ आप गाँव में काम कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। तो ये आपके मत्स्य विभाग है, जो 29 विभाग हैं ग्राम पंचायत के लिए, जो 29 विभाग हैं उसमें मत्स्य विभाग भी है। तो उनको पूरा का पूरा अधिकार है कि हमारे गांव में अगर मत्स्य का काम हो रहा है और समिति के द्वारा हो रहा है तो वो गांव पंचायत का पूरा अधिकार है, उसको संचालित करते हो, देखती किसी सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसी तरह कृषि का ऋण देने का है। अगर कोई कृषि ऋण का कोई भी हमारे गाँव में कृषि विभाग ये भी है ग्राम पंचायत के अधिकार, अगर उसके गाँव में कृषि ऋण संबंधी कोई भी काम हो रहा है तो वो समिति के द्वारा, किसी भी समिति ऋण संबंधित समिति द्वारा तो देखते कि किसको ऋण मिल रहा है, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, और जब वो और ताकि वो पैसा उसका फ़ायदा उसको मिले। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऋण लेके और ऋण लेके शादी ब्याह कर रहे हैं तो वो गांव ऐसे समिति के, और समिति वाला इसलिए देती है कि उसको आधा पैसा कमीशन खा लेती है, उससे मतलब नहीं कि वास्तव में कृषि काम में लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
उनको ऋण दे दिया और अब आधा दिया पैसा खुद समिति वाले खा लेते हैं और वो गाँव वो किसान वहीं का वहीं उस स्थिति में बन रहता है। तो ये जो गांव सरकार के जो अवधारणा में बार बार कहता हूँ कि इन चीज़ों पे जो चीज़ें जो सरकारी योजनाएं, जैसे मैंने बताया कि जो सरकारी योजनाएं जिस तरह से लूटी रही, उसी तरह से ये जो सरकारी समितियां सहकारी समितियां जो गांव के लोगों के आप ऐसे के विकास के लिए बनी है, जो उसके विकास करने में रुचि रखते हैं, ऐसे कहिए जो रुचि रखते हैं वो लोग विकास करने की सहकारी समिति से जोड़ते हैं, तो उस समिति को उनको पूरा का पूरा फायदा मिलना चाहिए। अगर नहीं फायदा मिलना चाहिए तो गांव सरकार उनको सवाल करेगी कि भाई हमारे गांव में आपने समिति तो बना दी, लोगों को जोड़ा, इतने लोगों को जोड़ा, लेकिन उनको फायदा तो मिल नहीं रहा। तो ये काम गांव सरकार का महत्व आप समझिए। अब वो सहकारी समिति का वो गड़बड़ी हो रही है तो आप आइए और सरकारी अधिकारियों से जाइए, अधिकारियों के पास जाइए कि साहब इसका हमको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जिले में जाइए, प्रदेश में जाइए, नेताओं के पास जाइए। अरे वो सारे के सारे खुद ही जब मिले हैं, वो सारे के सारे खुद ही लूट रहे हैं। एडीओ सहकारी समिति से लेके उसके जिले का जो सहकारी अधिकारी होगा वो लूट रहा है, जो उसका प्राइवेट वाला जो जिसको आपने अध्यक्ष बनाया है, महामंत्री बनाया है, वो लूट रहा है, जिसको आपने देश में प्रदेश स्तर पर जो बन रहा है उसका भी एक चेयरमैन बना हुआ है, वो उस चेयरमैन बना हुआ है। हर सोसाइटी के चेयरमैन प्रदेश स्तर पर, मत्स्य उद्योग का मान लीजिए तो उसका एक चेयरमैन बैठा होगा, राज्य मंत्री का दर्जा लेकर वो अलग लूटने का काम कर रहा है। और ये सारे लूटने में लगे हुए। अब उन लूटने वालों के पास जाके आप क्या कहेंगे कि हमारा ये फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम लोगों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और आप इस तरह से आपका वही ये लूट का पैसा चला जा रहा है। और ये सबसे बड़ी खूबी है, ये जो पंचायत इसका जो गांव वाला, तो जैसे मैंने अभी बताया, गांव वाला तो दिख भी सकता है, ये तो दिखेगा ही नहीं। इस तरह से आपका पैसा, आप समझते हैं मेरा पैसा नहीं है, ये तो हमने तो खाली इतना पैसा लगाया, छोटी पूंजी। और सरकार ये भी पैसा जो दे रही है वो तो भी तो आप ही का पैसा है, आप ही के लिए तो दे रही है। आपके लिए जो पैसा दे रही है, आपके विकास के लिए दे रही है, वो ये नेता और अफसर बड़ी खूबसूरती से किसी न किसी खर्चा दिखा के, बहाना दिखा के, घाटा दिखा के, ये अपने किसी न किसी रूप में वो आपको 20 तरीके हैं, वो आपको वो विषय मेरा नहीं है, कम से कम 20 तरीके हैं उनके पास तैयार रहते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक कमाने लूटने का। तो यही मेरा कहना है कि देखिए, लूट का एक नया ना मत करिए, ये भी एक प्राचीनतम तरीका है गाँव को लूटने का। तो गाँव को किस तरह से लूटा जा रहा है, पहला कि सरकारी योजनाओं द्वारा, अब सहकारी समिति। अभी मैं सहकारी समितियों के बारे में और भी बताऊंगा कि किस तरह से ये सहकारी समितियां काम कर रही हैं, और ये तो आप जान लीजिए ताकि आप इस लूटने के तरीके को समझ पाएंगे। तो मैं अगले बारे में और भी चीज़ों को बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये भी एक जो आपके सबसे बड़े लुटेरे जो सरकार अफसर नेता हैं, किस तरह से आपको लूट रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब तक गांव से इन लुटेरों को, लुटेरे कौन है, अफसर और नेता, इनको आप बाहर नहीं करेंगे, गांव सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। छोटे मोटे बदलाव इधर रहेंगे। जीने के लिए ज़िंदगी है तो इसे जीने के लिए जीते रहेंगे, इससे ज़्यादा आपका कोई विकास नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत हो जाएगा, जिनके लड़के वड़के नौकरी वोकरी चकरी पा गए हैं, वो उनके घर में थोड़ी हरियाली आएगी, लेकिन अस्थायी रूप से आप वो भी क्या रहेंगे, कुछ दिन आपके साथ रहेंगे, उसके बाद वो भी शहर में जाके बच जाएंगे। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जीने के लिए बस जीती रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ जितना जल्दी हो सके गांव सरकार बनाइए, और फिर देखिए आपका कैसे आपका देखते देखते आपका गांव स्वर्ग में परिवर्तित होता है। गांव भी स्वर्ग होंगे और भारत भी दुनिया का श्रेष्ठतम देशों में एक होगा। धन्यवाद साथियों।